हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का जो डिस्कशन लेक्चर है वो है। इसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं जिनको वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाता है, तो उन क्वेश्चंस का ये डिस्कशन वीडियो है। इसके डिस्कशन वीडियो के थ्रू जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उन टॉपिक्स से रिलेटेड होती है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है डिस्कशन वीडियो के थ्रू। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप वेबसाइट के ऊपर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में इस वीडियो को देखिए। इसके अलावा आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसको प्रॉपर वे में एक जगह नोट डाउन कीजिए, जिससे आपका जो यूपीएससी का एक जो सक्सेस होने के लिए एक बिहाइंड में एक मेन रीजन है यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए रिवीजन। तो इस रिवीजन में आपको हेल्प करेगा अगर आप एक जगह इन जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। हो सकता है कि आपको 2 लाइन का स्टेटमेंट ही मिले, हो सकता है कि आपको 3 लाइन का स्टेटमेंट ही मिले, तो उन सबको आप नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा वीडियोज़ को भी आप बार बार जो 2x स्पीड करके देख सकते हो, उसके थ्रू भी आपको यहाँ पे रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो डिस्कशन है समय ना वेस्ट करते हुए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पूछा गया है कि जो चिरांद है, चिरांद एक जगह है बेसिकली बिहार के अंदर लोकेटेड है। तो चिरांद जो सिचुएटेड है रिवर गंगा के ऊपर, जो सारण नाम का डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो साइट है इसके अंदर ये कुछ कुछ मिले हैं, जैसे सर्कुलर हार्ट्स मिली हैं, स्मॉल स्केल कल्टीवेशन मिला है वीट का, राइस का। इसके अलावा अबेंडेंस ऑफ द बोन टूल्स हैं, बोन टूल्स की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिली है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चिरान जो साइट है वो बेसिकली कौन से पीरियड से रिलेटेड थी। क्या लोअर पैलियोलिथिक से थी, मीजोलिथिक से, या चाल्कोलिथिक, या नियोलिथिक से। तो स्टूडेंट्स, ये जो साइट्स हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से पीरियड से कौन कौन सी साइट्स हैं। इन सब के लिए जो हमने हैं जो 6th क्लास की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें इसको कवर किया है। तो 6th क्लास की हिस्ट्री की एनसीईआरटी से रिलेटेड जो वीडियो हैं उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है वो अपलोड कर देंगे हम, आप वहाँ पे देख लेना इनको। इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये जो साइट्स हैं चाहे नियोलिथिक साइट हो, आर्कियोलॉजिकल जो भी साइट्स हैं, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक साइट्स हों, इसके अलावा आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी जो साइट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चिरान जो साइट है उसकी अगर हम बात करें तो ये नियोलिथिक एज से रिलेटेड है, और नियोलिथिक एज जो सबसे लास्ट के अंदर में आता है, जो नियोलिथिक एज जिसको बोला जाता है स्टूडेंट, नियोलिथिक एज के अंदर में आपको यहाँ पे जो अबेंडेंस ऑफ बोन टूल्स हैं, बोन टूल्स की जो संख्या है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है यहाँ पे चिरांद के अंदर में। तो ये यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नियोलिथिक एज, जिससे चिरांद नाम की जो साइट है वो बिलोंग करती है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है काराकट्टम, बेसिकली न्यूज़ के अंदर देखा जाता है काफ़ी बार। तो ये बेसिकली काराकट्टम है क्या, क्या कोई एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस है, या यूनेस्को की एक रिकॉग्नाइज कोई साइट है, कोई फॉर्म है, ट्रेडिशनल बुल फाइट है जो तमिलनाडु के अंदर फेमस है। स्टूडेंट, जो ट्रेडिशनल बुल फाइट की जाती है तमिलनाडु के अंदर में, वो कौन से फेस्टिवल के समय की जाती है। ये जो बुल फाइट होती है काफ़ी, इनको बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन कर दिया था कि एनिमल क्रुएल्टी की जाती है, एनिमल को परेशान किया जाता है इसके अगेंस्ट में। तो ये जो न्यू ईयर आता है हमारा मकर संक्रांति के समय में, जब हमारे यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया में मकर संक्रांति का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी समय में सदर्न इंडिया के अंदर इनका फेस्टिवल होता है, और उसी समय में हमको देखने को मिलता है कि जो बुल फाइट है वो की जाती है। बेसिकली वहाँ के लोगों का जो इनका जो तर्क होता है वो ये होता है कि जो बुल्स की जो अच्छी नस्ल को पैदा करने के लिए इस तरीके की जो फाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर हम बात करें इसके बारे में, आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सा फेस्टिवल है, कौन सी वो फाइट है जो तमिलनाडु के अंदर की जाती है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया था 2015-16 के समय में। अगर हम बात करें काराकट्टम की, तो काराकट्टम स्टूडेंट्स एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जो तमिलनाडु और केरला के अंदर परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली ये जो परफॉर्म किया जाता था पहले
पहले तमिलनाडु के अंदर परफॉर्म किया जाता था। हमको तमिल लिटरेचर के अंदर भी इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं काराकट्टम डांस के। काराकट्टम डांस का अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी कुछ रेन गोडेस से रिलेटेड कुछ फेस्टिवल हैं, जिसमें मन्नी अम्मन नाम का एक फेस्टिवल है। जो मन्नी अम्मन फेस्टिवल है उस फेस्टिवल के समय में हमको देखने को मिलता है कि काराकट्टम डांस को परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट, जो मेनली जो डांस है काराकट्टम डांस, यहाँ ये देखने को मिलता है कि जो मेल एंड फीमेल हैं उन दोनों के द्वारा इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु केरला के अंदर ये लोकेटेड एरियाज़ के अंदर में, स्टार्टिंग में ये तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट हुआ था, बाद में जो दूसरे एरियाज़ हैं उनके अंदर भी ये स्प्रेड हुआ है काराकट्टम डांस। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है तमिलनाडु और केरला का। कर्नाटक और तेलंगाना का नहीं है, जो बी में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बताया गया है। यूनेस्को रिकॉग्नाइज जो पॉपुलर आंध्र प्रदेश का डांस नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए आंसर होगा सेकंड क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है राइट टू रिकॉल से रिलेटेड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो डेमोक्रेसी है, जो दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर जिस फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे हम लोगों के द्वारा जो पीपल्स, हम जो MP MLA हैं उनको चुनते हैं, फिर वो लोग वहाँ फैसला करते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, जो डायरेक्ट डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं लोगों के द्वारा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर हम इंडिया के अंदर टूल की बात करें तो ग्राम सभा जो एक टूल है, ग्राम सभा एक जो इंस्टीट्यूशन है, ग्राम सभा का नाम आपने सुना होगा। ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं, उस गांव के अंदर जो एनरोल वोटर होते हैं, 18 साल से ज़्यादा जिनकी उम्र होती है, तो वो सभी लोग ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो ग्राम सभा बेसिकली एक, अगर हम बात करें, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल ज़रूर है इंडिया में, जहाँ पे गांव के लोगों के द्वारा जो गांव से रिलेटेड जो एक्टिविटी हैं, ग्राम सभा हैं, वो कंडक्ट की जाती हैं, वहाँ डिसीजन लिए जाते हैं। पर वहाँ भी आपको पता है कि किस तरह से पॉलिटिकल वहाँ पे एफिलिएशन होता है उन डिसीजंस का। तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर हम बात करें, यहाँ बताया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सही बात है। अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी के दूसरे जो टूल्स हैं उनकी बात करें तो आपको स्टूडेंट्स पता होगा, एक होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम बेसिकली किसी भी मैटर के ऊपर जनता का डिसीजन लेना, जनता का वहाँ पे जवाब पूछना कि आपको ये पसंद है या नहीं है। जैसे आप देखें कि रिसेंटली एक काफ़ी फेमस रेफरेंडम है ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट 2015-16 के समय शुरू हुआ था। ब्रिटेन का एग्जिट कहाँ से, यूरोपियन यूनियन से। बेसिकली स्टूडेंट्स, यूरोप के जितने भी कंट्री हैं उनके द्वारा एक यूनियन बनाई हुई है। यूनियन वो काम करती है यूरोपियन यूनियन के रूप में। EU आपने नाम सुना होगा, EU के रूप में काम करती है। तो उसी से ब्रिटेन का एग्जिट को एक जो वर्ड है वो यूज किया गया, ब्रेक्जिट को यहाँ पे यूज किया जाता है। ब्रिटेन ने एग्जिट के लिए किया था, तो वहाँ पे आपने रेफरेंडम देखा होगा। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एक होता है प्लेबिसाइट। फर्स्ट देखा रेफरेंडम, सेकंड होता है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, कि प्लेबिसाइट में कोई भी टेरिटोरियल इशू है, कोई भी टेरिटोरियल इशू है, उसको प्लेबिसाइट के थ्रू सोल्व किया जाता है। थर्ड इज़ द रिकॉल। रिकॉल क्या होता है कि जो हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा किसी भी पर्सन को चुना गया। जैसे सपोज कीजिए कि हम सभी लोगों के द्वारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में MLA को चुना जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। अब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, हमको लग रहा है कि हमारी विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे हम MLA को रिमूव कर सकते हैं। रिकॉल सिस्टम यहाँ पे अपनाया गया है। रिकॉल सिस्टम में बेसिकली यहाँ जो लोगों के द्वारा ऐसा डिसीजन लिया जाता है कि उस मेंबर को रिमूव किया जा सके, उसको हटाया जा सके। अगर हम बात करें कि इसके अलावा जो एक फोर्थ जो मेथड है वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या है स्टूडेंट्स, कि लोगों के द्वारा ही, पीपल्स के द्वारा कोई बिल है उसको प्रपोज किया जाए कि ये बिल आप लेके आइए, इस तरीके से आप अमेंडमेंट कीजिए, इस तरीके से। जैसे सपोज कीजिए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसको लोगों के द्वारा बताया जाए कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए और इस तरीके से जो है हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कीजिए। अब इंडिया के अंदर आप देखिए 2013 के समय में, 12 और 13 के समय में जो एंटी करप्शन मूवमेंट चला था लोकपाल के लिए, तो वहाँ पे भी इस तरीके से लोगों के द्वारा इनिशिएटिव किया गया कि लोकपाल आप लेके आइए।
और वो था बेसिकली, बट वो इंडिया के अंदर में एक इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है वो। अगर हम बात करें लोकपाल की या एंटी करप्शन मूवमेंट जो चला था, उस वो जो है इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इंडिया के अंदर जो बेसिकली ये जो एक्टिविटीज़ की गई उस समय में, जो अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, इस तरीके से जो लोग जुड़े हुए थे, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लोग थे, तो उन इन सबको बोला जाता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं? प्रेशर ग्रुप बेसिकली वो ग्रुप होते हैं जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं पीपल्स के कैंपेन के थ्रू में, पीपल्स को अवेयर करके, रैली या जिस तरीके से भी जो भी तरीके होते हैं एक डेमोक्रेसी के अंदर में, तो वो पीपल्स जो बेसिकली प्रेशर ग्रुप के रूप में वो लोग काम किए। वहाँ पे वो जो बिल लाने के लिए लोगों को मजबूर किए, उस टाइम में अवेयर किया गया जनता को कि इस तरीके से भी कोई बिल होता है, एंटी करप्शन की बात की गई। तो ये सब कुछ जो पार्ट हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, जो 4 टूल हैं जिनके बारे में हमने देखा कि प्लेबिसाइट है, रेफरेंडम है, इसके अलावा अगर हम बात करें रिकॉल है, इनिशिएटिव है। अभी रिसेंटली जो हरियाणा की असेंबली थी उसके अंदर में जो रिकॉल सिस्टम है, इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, बट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है इसका पता नहीं है स्टूडेंट्स। बेसिकली यहाँ पे एक इनिशिएटिव है जिसको स्टार्ट किया गया था। अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का इनिशिएटिव जो रिकॉल है जो, इसके अलावा ये हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ओनली वन आंसर होगा, ओनली ए करेक्ट है यहाँ पे। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सैंड स्टॉर्म से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा गया है कि जो सैंड स्टॉर्म है जो यूजुअली क्योज बाय द थंडर स्टॉर्म। तो स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम सैंड स्टॉर्म की बात करें, सैंड स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म की बात करें, तो ये कॉमन मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड हैं जो एरिड एरिया और सेमी एरिड एरिया हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं संसार के अंदर में। कहीं पे भी आप बात कर लीजिए तो वहाँ पे आपको एरिड एरिया हो या सेमी एरिड एरिया हो, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें सैंड स्टॉर्म की, जो ये यूजुअली जो सैंड स्टॉर्म हैं ये क्रिएट किए जाते हैं या क्योज किए जाते हैं थंडर स्टॉर्म के द्वारा। स्ट्रॉन्ग जो प्रेशर ग्रेडियंट्स जो एसोसिएटेड होते हैं साइक्लोन्स के साथ में, उन सब के द्वारा यहाँ पे जो सैंड स्टॉर्म्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं, जिसके अंदर विद इंक्रीज ऑफ विंड स्पीड ओवर ए वाइड एरिया, एक वाइड एरिया में विंड की स्पीड का इंक्रीज होने के साथ ही वहाँ पे जो डस्ट है वो यहाँ पे विंड के साथ में उड़ने लगती है, क्योंकि डस्ट के लिए वहाँ आपको देखने को मिलता है कि जो एरिड एरिया है, बिल्कुल जो शुष्क एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स कि जो सैंड होगी वो यहाँ बिल्कुल बालू के रूप में होती है। जैसे हमारी जो मिट्टी होती है, एरिड मिट्टी जो बिल्कुल डेजर्ट के रूप में डेजर्ट एरियाज में पाई जाती है, और हमारे जो एग्रीकल्चर के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उसके बीच में होता है डिफरेंस। इसके अलावा यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में बताया है कि ये बेसिकली जब सैंड स्टॉर्म्स आते हैं तो उस एरिया का जो सरफेस टेम्परेचर है वो वहाँ पे ड्रॉप होता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको देखने को मिलता है कि समर के समय में जब भी सैंड स्टॉर्म्स जिस भी एरिया के अंदर आते हैं, अगर आप दिल्ली के आसपास कहीं से हैं तो आप देखिए कि समर के समय में ओकेजनली कभी कभी देखने को मिलता है, जिसको आंधी या लू भी बोलते हैं। लू तो दिन का हो गया जब गर्म हवाएं चलती हैं, आंधी इसको यूज किया जाता है एक लोकल टर्म, जिसके अंदर बेसिकली ये होता है कि डस्ट का उड़ना हवा के तेज़ी के साथ में, तो उसी समय जो टेम्परेचर है उसका यहाँ पे डिक्रीज होता है। एवरी डस्ट स्टॉर्म जो नेट रेडिएशन कूलिंग होता है उस सरफेस का, क्योंकि जो डस्ट स्टॉर्म के द्वारा जो सोलार रेडिएशंस का जो एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जो सैंड से जो डस्ट है उसके साथ में फ्लोट करती है, तो ये हेल्प करता है कि टेम्परेचर वहाँ पे डिक्रीज होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं सैंड स्टॉर्म से रिलेटेड। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अपना जो बर्ड एटलास है वो निकाला है और भारत के अंदर ये पहला स्टेट बन गया है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है केरला। ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चंस है, ये कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये केरला के द्वारा पहली बार कोई बर्ड से रिलेटेड यहाँ पे जो अपना खुद का एटलास है वो लॉन्च किया गया है। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीएससी में आ भी सकता है ना भी आ सकता है, कोई चांसेस का कह नहीं सकते, क्योंकि यूपीएससी खुद अनप्रेडिक्टेबल है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता।
बट यहाँ के इस तरीके के जो क्वेश्चन है, किसी स्टेट में अगर फर्स्ट टाइम कुछ किया गया है, इंडिया के अंदर पहली बार किसी स्टेट के द्वारा कुछ किया गया है, तो उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट के अंदर सोशल ऑडिट लाया गया है सबसे पहले। इसके अलावा इस तरीके की कोई भी फर्स्ट एक्टिविटी की जाती है किसी भी स्टेट में, तो यहाँ केरला पहला स्टेट है। हमने डस्ट स्टॉर्म के बारे में देखा स्टूडेंट्स, हमने इसके अलावा आज राइट टू रिकॉल के बारे में देखा, काराकट्टम डांस के बारे में देखा जो तमिलनाडु और केरला में परफॉर्म किया जाता है, मेरियम्मन जो वहाँ पे फेस्टिवल होता है मेल एंड फीमेल के द्वारा किया जाता है। हमने चिरांद के बारे में देखा जो नियोलिथिक साइट है। तो स्टूडेंट्स आज के डिस्कशन में यहीं तक रखते हैं। इसी तरीके से आपसे जो और डिस्कशंस आए रेगुलरली करते रहेंगे। आप इनको रिवाइज कीजिए, जो भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है या नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कंटिन्यू हार्डवर्क कीजिए एग्ज़ाम के लिए, अपने परीक्षा के लिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।